नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने देखा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हमने कल 3 भागों में विभाजित कर कर आपको बताया, जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों को हम एक एक कर कर देखेंगे कि यहाँ के मानव के क्या क्या लक्षण हैं, कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते थे और उनके मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल है। यही सारी चीज़ें आपसे एग्जामों में आती हैं। तो हम पहला पार्ट पुरा पाषाण काल को देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें भी आपको कल 3 प्रकार में इसका डिवाइड किया था: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो हम तीनों को देखेंगे। अच्छा, तीनों के जो मानव के लक्षण होंगे वो समान ही होंगे। हाँ, उनमें अंतर होगा औजारों पर और पत्थरों में और स्थलों में अंतर आएगा। तो हम तीनों इस सारी चीज़ों को यहाँ एक एक करके देखते हैं, ताकि आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे कि जल्दबाजी ना हो और एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर हो। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड है। समय पता है आपको, 5 लाख से 10,000 BC के मध्य है। अब हम पहले यहाँ के मानवों के लक्षण जानेंगे। तो आप हेडिंग क्या रखेंगे? लक्षण। यहाँ का मानव क्या करता था, कैसे पहचानेंगे कि मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल के मानव में आपको अंतर पूछा जाए तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि यहाँ का मानव ये है, मध्य का ये है और नव का ये है। तो पहला अंतर देखें, यहाँ का जो मानव था अभी वो क्या कर रहा है? यावरी जीवन जी रहा है, यानी आंखें टेक कर रहा है, शिकार कर रहा है। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या है उसका? यहाँ का मानव, यहाँ का मानव आखेटिक या शिकारी था। सुबह से उठ रहा है वो और शिकार करने की तलाश में जा रहा है, शिकारी था। ये होगा उसका पहला। दूसरा देखा जाए और क्या कर रहा है वो खाद्य संग्राहक है, यानी खाना जुटाने का कार्य कर रहा है। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक ब्रैकेट में लिख लें, खाने जुटाने का कार्य। यहाँ का मानव ये काम कर रहा है। तीसरा और क्या इसके लक्षण है, कैसे पहचानेंगे? तो तीसरा देखें आप और उसके फीचर्स। तीसरा है कि यहाँ का मानव पशुपालन का ज्ञान नहीं था। तो क्या लिखेंगे आप? पशु पालन का ज्ञान नहीं था। ब्रैकेट में चाहे तो लिख लें, मार कर खा जाते थे, मार कर खा जाते थे। पशुपालन कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम बी पार्ट देखेंगे, मध्य पाषाण काल, वहां मिलेंगे हमें पशुपालन के एविडेंस, अभी यहां नहीं मिलेंगे। और एक लक्षण और देखें इनको, कृषि का ज्ञान नहीं था इन्हें। कृषि कहाँ देखने को मिलेगी? नव पाषाण काल में। यानी आपको हम लक्षण बताएंगे, आप बता देंगे किस काल की हम बात कर रहे हैं, किस काल के मानव की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे कृषि का ज्ञान नहीं था। ये कुछ बेसिक फीचर्स आप जानेंगे। 4 हमने बताए हैं कि यहाँ का मानव आर्किटेक्ट शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, यावरी जीवन है, यानी घुमक्कड़ जीवन भी इसको कहते हैं अपन, वो भी आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 5वें में कि इनका जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, यावरी जीवन थे। सुबह से उठे, खाने की तलाश में, खाना बदोश से जिंदगी इनकी थी। अब एक जो एग्जाम में आता है कि खोज, यहाँ के मानव ने खोज की थी। प्रश्न आता है कि आग की खोज किस मानव ने की थी? तो अब लिखेंगे खोज में आग। आग की खोज तो की, परंतु अभी उसका इन्हें प्रयोग करना नहीं आता था। तो आप एक पॉइंट यहां लिख सकते हैं इसके नीचे, परंतु प्रयोग करना
नहीं आता था, नहीं आता, यानी ये तो खोज तो की है पुरा पाषाण काल के मानव ने, परंतु इनको भी इसको आग का क्या क्या प्रयोग होते हैं वो इनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो आपने यहाँ लक्षण खोज देखी। अब हमने पुरा पाषाण काल को भी, आपको याद हो, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तीनों में हमने अंतर बताने के लिए बताया, सब में पुरा पुरा लगा रहता है। इसके अलावा और ये तीनों की ही जो कैटेगरी है उनमें जो आपके फीचर्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, फीचर्स कब बदलेंगे, जब हम मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले आप, और हम अब इनकी जो हमने 3 कैटेगरी आपको डिवाइड की बताई थी उनको हम एक एक कर कर देखते हैं। और ये लक्षण तीनों में ही रहेंगे, तीनों का मतलब जो इसको भी हम डिवाइड करेंगे आपको। अब हमने कल आपको इसको भी 3 भागों में विभाजित कर कर बताया था, और क्योंकि आज हम पूरा पाषाण काल को ही ढंग से देखेंगे इसलिए हम इनकी सारी चीजों को देखेंगे। तो पहला था निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, इसमें मध्य के बाद पुरा लगता है, कंफ्यूजन नहीं करना, वो मध्य पाषाण काल है सीधा सीधा, मध्य पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और इसको भी 3 में डिवाइड किया था, जिसको हम लास्ट वाले को बोला था उच्च, यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर नहीं उच्च पुरा पाषाण। यानी हमें पुरा पाषाण काल को भी 3 कैटेगरियों में डिवाइड करके देखना है। समय आपको हमने कल बता ही दिया था, तो समय आपको पता ही है, 5 लाख बीसी से इसको हम 1 लाख बीसी के मध्य रखते हैं। मध्य को हम रखते हैं 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक, और उच्च को रखते हैं 40,000 से 10,000 तक। 40,000 बीसी से 10,000 बीसी से, और 10,000 बीसी से हम 7,000 तक मध्य पाषाण काल को देखते हैं। तो अभी अभी जो हमें लक्षण बताए वो तीनों में ही लगभग सेम रहेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा यहाँ। अच्छा, इन तीनों में अब जैसे लक्षण तो हमने लगभग सेम बताए, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा, हाँ सोचने के स्तर पर होगा, परंतु इनमें भी क्या 3 किस तरीके से हम जान के रखें। तो हम इन तीनों को औजारों के हिसाब से, पत्थरों के हिसाब से और स्थलों के हिसाब से तीनों में अंतर जानेंगे, और किस किस संस्कृति का यहाँ हुआ है वो भी हम इनको देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। तो इसमें हम सब पहली चीज जानेंगे वो औजार ही जानेंगे कि यहाँ का मानव किस तरीके के औजारों का प्रयोग करता था। तो हमने देखा औजार। अब औजार में वो जो पहला औजार देखने को मिला हमें साक्ष्य के रूप में, वो मिला हमें चापर। बड़ा सरल है याद करना, अभी हम वो भी बता देंगे। चापर क्या होता है, एक हथियार होता है और उसमें एक तरफ क्या होता है, एक तरफ धार होती है, यहाँ पकड़ने का हो गया और यहाँ आप क्या कह लो धार हो गई, तो इसको बोला हमने चापर। और यहाँ जो हम पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हम पत्थर का भी प्रयोग आपको बताएंगे, क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग कर रहे हैं, और वो किस तरीके से पत्थर बनाते थे सारी चीज़ें अभी हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ एमपी की इतिहास भली पढ़ रहे हैं पर आप पढ़ते समय सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हों। यहाँ क्या लिख लेंगे, एक धार वाला, एक धार यानी एक साइड धार है और एक साइड पकड़ने का इंडेक्स टाइप का है। अब दूसरा कौन सा औजार उपयोग करते थे, और औजारों के हिसाब से ही हम इनका क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो अगला था चॉपिंग, चापर चॉपिंग, ऐसा ही बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग ही बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ क्या होगा, धार होगी, और यहाँ नीचे क्या होगा, पकड़ने का होगा, और यहाँ आपका इस साइड भी, यानी 2 धार वाला, सीधी सी बात,
दोनों तरफ धार वाले को हम क्या बोलेंगे? यहां भी धार है, यहां भी धार, और यहां नीचे एक पकड़ने की जगह होगी, तो इसको बोलेंगे दो धार वाला। दो धार है। दो आपने औजार देखे यहां। तीसरा अभी हम किसको देख रहे हैं? इसको भी हम ABC या नंबरिंग कर दें। अभी हम किसको देख रहे हैं? निम्नपुरा पाषाण कल। तो हमने यहां दो औजार देखे। तीसरा औजार एक और है यहां देखने को मिलता है हमें, विदर्णी। ठीक है, तो विदर्णी क्या है? देखो आप किस तरीके से है। ये विदर्णी है। किस तरीके से बनी होती है? तो इस तरीके से कुछ होता है, और नीचे पकड़ने का वो जगह है। ठीक है, तो ये आपने तीन हथियार देखे। इसी को हम क्लेवर भी बोलते हैं। एक और होगा हैंडेक्स। तो चौथा और लिख लें आप, हैंडेक्स। कुल्हाड़ी जैसे इसकी आकृति होती है। इस तरीके सा हैंडेक्स हो गया। हाथ में इस तरीके से उसको पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। ये चार आपको औजार यहां ध्यान रखने हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल में चॉपर, चॉपिंग, विदर्णी और हैंडेक्स, ये आपको चार औजार यहां देखने को मिलेंगे। अब ये औजार बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से बनते हैं? और जैसे हमने बोला है कि निम्न पुरा पाषाण काल में यहाँ कोर प्रणाली हुई है, तो वो कोर क्या है उसको भी हम यहाँ जानेंगे। अभी तो आपने लक्षण तो देख ही लिए। अच्छा, तीनों के लक्षण वो सेम ही थे, यानी खाद्य संग्राहक, पशु का पालन का ज्ञान नहीं, कृषि का ज्ञान नहीं, और खाद्य संग्राहक। ठीक है, अब इसके आपने क्या जाने यहाँ? औजार। अब क्या जानेंगे? औजार बनाने की प्रक्रिया। इसको आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब इसकी प्रक्रिया देखें आप, किस तरीके से हम औजारों को बनाते हैं। तो अब डाल लेंगे हेडिंग, औजार बनाने की प्रक्रिया। लिख लें आप, औजार बनाने की प्रक्रिया। औजार आपने चार जान लिए, यही सब आपसे एग्जामों में आते हैं। प्रक्रिया क्या है, यानी औजार किस तरीके से बनते हैं? तो कोर प्रणाली आधारित है। किस आधार पर बनती है? यहाँ की कोर प्रणाली आधारित। क्या है ये कोर प्रणाली? देखो, यहाँ कोर प्रणाली, यहाँ फलक, वहाँ विलेट संस्कृति, क्योंकि जिसका ज्यादा उपयोग होगा वही संस्कृति हम भूल जाते हैं। तो यहाँ कोर आधार प्रणाली है, तो यहाँ जो हम पत्थर का उपयोग करेंगे वो पत्थर होता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग होता है। क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग। ठीक है, अब क्वार्टजाइट जो पत्थर है ये कैसे हमें, मतलब इसकी कुछ स्टेप हैं। अब हमको इसको तीन स्टेप में क्लियर कर देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट देखें आप, कोई नदी है, एक नदी में कोई बड़ी भारी चट्टान है इस तरीके से, और बहती हुई आ रही है। चट्टान बीच में रास्ते में टकराती हुई आएगी, और इसकी जो फाइनल स्टेज होगी वो एक गोल पत्थर के रूप में आएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पेबल पत्थर। पेबल पत्थर। और ये पत्थर प्रायः कैसा देखने को होता है? गोलाशय, यानी गोल होता है। ठीक है, अब इस गोल पत्थर को हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप हम सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड, अब इस गोल पत्थर को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जो ये पत्थर है इसको हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में तोड़ते हैं। तोड़ते हैं।
तोड़ेंगे तो अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप में ये पत्थर जब टूटेगा तो कुछ फलके निकलेंगी इस तरीके से, और बीच में एक हिस्सा रहेगा गोल सा, इसको हम फलक बोलते हैं। तो अभी जो मानव है यहाँ का, वो इस बीच वाले पत्थर का ही उपयोग करता है, यानी इस कोर का औजार के रूप में। उनको लगता है कि इसको ही वो क्या करते हैं, और धारदार बनाकर इस तरीके से चापर चापिंग के हिसाब से या बितरणी के हिसाब से इस कोर पत्थर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, यानी भारी औजारों का, भारी पत्थरों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। क्योंकि अभी उस समय मानव की समझ नहीं हुई है और यहाँ अभी हिमयुग जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी की हम मध्य की बात कर रहे हैं। तो ये पत्थर बनाने की हो गई है। तो कई बार हम बोलते हैं कि कोर प्रणाली या कोर संस्कृति कहाँ देखने को मिली, तो आप यहाँ ही बोल देते हैं, यहाँ हमें कौन सी संस्कृति मिली? कोर संस्कृति। क्या है? क्योंकि हमें इस तरीके के पत्थरों का उपयोग ज़्यादा देखने को मिला है। क्लियर हुआ जी चीज? अगले वाले चरण में जब हम पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, इस फलकों का, फलक ज़्यादा किनारदार हुई तो इसी को चमकदार करेंगे और पत्थर में भी चार्ट फिलेंट वगैरह का उपयोग करेंगे। आगे चलकर उच्च में ब्लेड और धारदार पत्थरों का उपयोग करेंगे, इसलिए यहाँ हम ब्लेड संस्कृति बोलेंगे। परंतु अभी हम केवल निम्न पुरापाषाण को ही डिस्कस कर रहे हैं, इनको भी नहीं कर रहे हैं। पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लें, फिर दूसरे को देखेंगे। तो अभी पहले में हमने क्या देखा? हमने यहाँ औजार देखे, हमने यहाँ खोज देखी। खोज तो हम देख चुके हैं, तीनों में ही एक ही माना जाएगा। हमने अभी औजार देखे, औजार बनाने की प्रक्रिया देखी। अब निम्न पुरापाषाण काल के जो एविडेंस हमें एमपी में मिले हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, यही एग्जाम में आना है आपसे। और औजार भी हमने आपसे डिस्कस कर लिए। तो अब आप कोर प्रणाली भी समझ गए और किस तरीके से वो कोर पत्थर बनता है वो भी आपने देख लिया 3 स्टेपों के माध्यम से। अब हम स्थल देखेंगे। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश में स्थल। तो किसके? इसी के देखेंगे, निम्न पुरापाषाण काल के। तो ऐड डाले मध्य प्रदेश में स्थल। जब हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस समय हम पूरे भारत के स्थल देखते हैं, महाराष्ट्र में हर जगह देखते हैं। क्योंकि अभी हमें एमपी से इतिहास को देखना है, इसलिए हम निम्न पुरापाषाण के एविडेंस केवल एमपी के ही देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्थल है जो मिला है, भीमबेटका है। हजारों बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। भीमबेटका सारे लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ भीमबेटका जगह है जो पहला स्थल मिला है। किस जिले में है? तो सभी लोग जानते हैं, रायसेन जिला में है, ठीक है। तो पहले हमें निम्न पुरापाषाण के जो भी एविडेंस है, सबूत मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अभी लिखा रहे हैं जो स्थल है हथनौरा, यहाँ एक तो झारखंड पीएससी ने पूछा है, और झारखंड पीएससी के अलावा बिहार पीएससी ने एग्जाम में पूछा है, और एमपी पीएससी में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। जगह का नाम है हथनौरा, और प्रश्न आ जाना है कि हथनौरा किस पुरापाषाण काल का एविडेंस है। तो आपको टिक कर देना है निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। अब हथनौरा किस जिले में है? तो हथनौरा पड़ता है आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर जिला। और जानकारी के लिए, जो हथनौरा कई बार मान लो जिला नहीं पूछा गया, नदी घाटी पूछी गई, तो आप ध्यान रखेंगे नर्मदा घाटी, ठीक है। अब हथनौरा में ऐसा क्या मिला है जो दो पीएससी वालों ने पूछा है? तो आप देखिए, यहाँ मिला है एक मानव खोपड़ी यानी कंकाल, वो भी की 30 वर्षीय युवती की। तो आप यहाँ कुछ फैक्ट लिख लें। मानव खोपड़ी मिली है, यानी कपाल, और किसकी मिली है? तो वो एक 30 वर्षीय युवती की है, ठीक है की है। और खोजकर्ता कौन है ये भी आपको जानना है, क्योंकि हमने क्या बताया, दो पीएससी 5 दिसंबर 1982 डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसको खोजा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी को नर्मदा मानव की संज्ञा भी दी गई है। क्या दी गई है? इसी को ही नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने केवल हथनौरा से ही जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, घाटी पूछेगा, या किसने खोज की है वो पूछेगा, या वो पहला साक्ष्य मानव कंकाल के रूप में कहाँ मिला जीवाश्म, वो भी नर्मदा घाटी हथनौरा में। किस तरीके से भी आए आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी को हम होमोनिड मानव भी बोलते हैं, और ये एक युवती की है। तो हथनौरा के बारे में सबसे ज़्यादा दोनों ही अभी हमने स्थल लिखा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा स्थल देखें आप, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर लिखें आप, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के एक जगह है भुतारा नामक स्थान पर, या भुतारा नामक स्थान पर, नरसिंहपुर के भुतारा नामक स्थान से भी साक्ष्य मिले हैं। तो एक ये भी ध्यान रखना है आपको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान रखेंगे। चौथा स्थल देखें, ये इंपॉर्टेंट जो लिखा रहे हैं, जबलपुर के भेड़ा घाट से। जबलपुर के भेड़ा घाट से किसके, पशुओं के हमें जीवांश मिले हैं, यानी स्तनधारी पशुओं के जीवांश मिले हैं। तो लिखेंगे आप, पशुओं से घाट से स्तनधारी पशुओं के जीवांश प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राप्त हुए हैं। अब 4 स्थल हो गए हैं, एक स्थल और लिखें आप, महादेव पिपरिया की बात है तो उसको भी आप यहाँ जाने, एच.डी. सांखलिया को और सुपेकर महोदय को। तो लिखेंगे डॉक्टर एच.डी. सांखलिया और एस.सी. सुपेकर महोदय को, सुपेकर महोदय को महादेव पिपरिया कहाँ पड़ता है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। महादेव पिपरिया से इन लोगों को 860 औजार प्राप्त हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुए, तो ध्यान रखना है 860 औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ 5 स्थल हैं जिनमें आपको 2 तो भीमबेटका हथनौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एच.डी. सांकलिया का भी महादेव पिपरिया वाली जगह पे भी आपको ध्यान रखना है, और जबलपुर का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये अच्छा, नर्मदी, इसके अलावा यदि प्रश्न आता है कि और कौन जगह पर हमें स्थल मिले हैं, तो आप मध्य प्रदेश की जो सारी नदी घाटियां हैं, नर्मदा घाटी, चंबल नदी घाटी, सोन नदी घाटी, वहाँ भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के स्रोत मिले, साक्ष्य मिले हैं। फिर भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जैसे इस पर ही प्रश्न आ जाता है कि निम्न पुरापाषाण काल को की व्याख्या कीजिए, तो आप इसको लक्षणों के आधार पर, समय के हिसाब से, है ना, और औजारों के हिसाब से, क्वार्टजाइट पत्थर के, और कोर प्रणाली, और कुछ स्थल बताते हुए आप हर कंडीशन में जो आपके 60 शब्द लिखना है वो आप कंफर्ट रहेंगे। 3 मार्कर में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीलिम्स में भी आता है कि नर्मदा मानव की संज्ञा कहाँ किसको दी गई है, तो वो आपको ध्यान है, वो मानव खोपड़ी जो मिली हुई है हमें, ठीक है ना, जो हथनौरा से प्राप्त मानव है उसको हमने क्या बोला है, नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। या किसने खोज की, वो भी आप टिक कर सकते हैं। क्या जिला पूछा जाए, तो जो भी कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं वो आप आराम से क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आएगा जो हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो अभी आपने निम्न पुरापाषाण काल को अच्छे से जाना। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल को साथ में ही पढ़ेंगे, साथ में उनके औजार देखेंगे, स्थल देखेंगे, और कौन कौन सी संस्कृति यहाँ डेवलप हुई उनको जानेंगे। यानी पुरापाषाण काल जब एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब हम नेक्स्ट लेक्चर मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।